नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी में। इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड, बिहार पॉलिटेक्निक या बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें जो होगी हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? मतलब प्रकाश जो चलती है वह सबसे कम किसमें चलता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम होता है वह कांच में। अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछेगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल, उसके बाद जल में होता है और उसके बाद वायु में होता है। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो ऑप्शन में वायु सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक का सामने जो होता है छोटा सा दर्पण होता है, उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण रहता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या वाहन के साइड मिरर के रूप में पूछेगा तो वाहन के साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वह आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमेशा सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब। यह आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसको डी से सूचित किया जाता है। अगर डायोप्टर ऑप्शन में नहीं देगा तो इसका एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स, दोनों में से आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो मार लीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको डायोप्टर मारना होगा। आपको क्या मारना होगा? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वह एक फोकस पर अभिसारित हो जाती है, फोकसित हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर अवतल लेंस का बात करेगा तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है फोकसित करना। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वह तीनों एक समतल में होता है। दूसरा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कोण आई बोलते हैं, परावर्तन कोण के कोण आर बोलते हैं। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्यक अभिदृश्यक जो होता है, फोटोग्राफी मतलब सिंपल सा कैमरा जो देखते हैं उसमें जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आपको याद रख लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि ऐसा माइक्रोस्कोप, इसका इंग्लिश होता है, जो छोटे छोटे जीव को देखने के लिए उपयोग में आता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वह उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, दर्पण का जब बात बोलेगा तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है अवतल दर्पण से। जबकि समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनेगा और उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होगा, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में बहुत अंतर होगा। मतलब उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। इसके जस्ट अपोजिट हो जाता हुआ लेंस में। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह परावर्तक सतह में कौन सा दर्पण होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह का मतलब होता है, सर्च लाइट का पहले मीनिंग क्या होता है? सर्च लाइट का मतलब होता है टॉर्च।
अब टॉर्च तो देखे होंगे, तो टॉर्च का जो ये भाग जो होता है कर्व वाला एरिया, ये जो कर्व का एरिया जो होता है वह अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। वो कैसे होती है? तो सबसे पहले एक लेंस ले लेते हैं, ये इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। इसमें जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं, और इसमें ये होता है F1, ये पहला फोकस, और इस पे होता है ये C1, ये वक्रता केंद्र। इसके जस्ट इस साइड भी हो जाएगा यहाँ F1, और ये हो जाएगा C1 C2, मतलब F2 C2। इधर भी फोकस, इधर भी फोकस। ये फोकस का काम करता है जब वस्तु को रखते हैं तो ये फोकस काम करता है, जब प्रतिबिंब बनता है तो ये फोकस काम करता है। इसलिए कोई भी लेंस में हमेशा 2 फोकस होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो बड़ा देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है, और उसमें जो वस्तु को रखा जाता है ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। यह भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वह साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बटे साइन आर को बोला जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं। इसी को बोला जाता है, साइन आई बटे साइन आर को बोला जाता है स्नेल का नियम। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछेगा तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वह F बराबर R/2 होता है। अगर ये प्रश्न में नहीं है तो ये जो 2 हो जाएगा F के साथ गुना हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 2 गुना F। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, F बराबर R/2 या R बराबर 2 गुना F। अगर जो ऑप्शन में मिलेगा वो सही हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर का मतलब होता है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसको एब्जॉर्ब करना। तो सोलर कुकर का उपयोग करके गर्मी में खाना बनाया भी जाता है, लेकिन अभी ये उतना प्रचलित नहीं है। तो उसमें जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसा मात्रक हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र की जब बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र बोला जाता है। अगर यहीं पे आपसे लेंस सूत्र बोलता है तो लेंस सूत्र यहाँ पे माइनस हो जाता है। जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। यह आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यहाँ पे चाल होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, या 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में जो होता है निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होता है वह अधिक होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? वह अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो कांच में 2 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, या 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये जो प्रकाश है ये सूर्य हो गया, ये मून हो गया, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। जब प्रकाश ये मून पे आता है, मून से टकराकर पृथ्वी तक जो आता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? इसमें जो समय लगता है वह 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है टकराकर पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की? प्रकाश का जो चाल होता है किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, तो इसका
जो गणना सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोमर ने किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा, इससे पहले क्वेश्चन करा दिए तो इसमें उत्तर लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहन के साइड मिरर जो होता है ये मोटरसाइकिल हो गया, अगर मोटरसाइकिल इस तरह से रहता है, मोटरसाइकिल इस तरह से बना देते हैं, ये जो हैंडल के पास जो आईना होता है उसी को साइड मिरर बोला जाता है। इस आईना में जो होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब -10 हो जाएगा। और पूछ रहा है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी -20 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस मिसप्रिंट हो गया। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कहते हैं? निर्गत किरण मतलब जो सीधे जा रही है, और अभिलंब जो डाला गया लंब होता है, ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम है निर्गत कोण। कौन सा कोण है? निर्गत कोण। निर्गत किरण रहेगा तो निर्गत कोण हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी वही होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुके थे। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? अगर लेंस आपसे पूछेगा कि कौन सा लेंस जो होगा वो है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा जो होगा वह आभासी प्रतिबिंब ही देगा। अगर दर्पण का बात करते हैं तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है, जबकि लेंस में अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब हमेशा देता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है वह हमेशा जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। अब ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, मिस प्रिंट यहाँ पे हो चुका है। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब का बात आएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा और काल्पनिक सीधा बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा काल्पनिक अवतल लेंस के द्वारा वो छोटा होगा, और उत्तल लेंस के द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोनों 2 नियम है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।